रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मेरा पहला लेक्चर है और मैं स्टार्ट ले रहा हूँ लिमिटिंग आवर एक्सेस रीजन से। लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट या रीजेंट ये एक चीज़ है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये क्या होते हैं, तो और इसके बाद हम लिमिटिंग और एक्सेस रीजन की तरफ आते हैं। तो इनको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ केमिस्ट्री से हट के, ठीक है। और वो है कि सपोज़ मैं चाय बनाता हूँ, ठीक है ना, और मैं ये बनाता हूँ दूध से और पानी से। इसमें जो और चीज़ें इस्तेमाल होती है वो अभी के लिए छोड़िए, क्योंकि सिर्फ हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बनाता हूँ दूध और पानी से। तो अब देखिए यहाँ पे जो मेरा डिज़ायर चीज़ है चाय है, इसको मैं बनाना चाहता हूँ। तो देखिए जो चीज़ आप बनाना चाहते हो, एक सब्सटेंस, एक डिज़ायर चीज़ जिसको आप बनाना चाहते हो, उसके लिए आप जो पहले इनिशियली जो चीज़ें लेते हो उसी को रिएक्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो दूध है और पानी है, दीज आर रिएक्टेंट्स। तो जो पहले आप, तो सिंपल अल्फाज में सिंपली रिएक्टेंट वो चीज़ें होते हैं जो हम पहले लेते हैं एक डिज़ायर चीज़ को, एक सब्सटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट्स होते हैं। अब इसके अलावा प्रोडक्ट क्या होता है? तो देखिए जब रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाए और उसके रिज़ल्ट में आपके पास जो नया चीज़ बन जाता है, जो नया चीज़ ये बना देता है रिएक्ट करके, उसी को प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे जब दूध और पानी, जब मैं इसको मिक्स करता हूँ, उसके रिज़ल्ट में जो चीज़ बनता है वो यहाँ पे चाय है। तो जो नया चीज़ यहाँ पे जो नया चीज़ बनता है उसी को प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो चाय है ये प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप कि अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं चलो लिमिटिंग और एक्सेस रीजेंट की। तो इनको भी समझने के लिए हम इनको समझते हैं यही एग्जांपल से। तो देखिए जब ये दोनों मेरे पास मौजूद होंगे तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और आपके पास चाय बनेगा, ठीक है ना। दोनों मेरे पास है, मैं दोनों को मिक्स करता हूँ और चाय बनता है, मैं दोनों को मिक्स करता हूँ और चाय बनता जा रहा है, चाय बनता जा रहा है। अब देखिए एक ऐसा टाइम, एक ऐसा पॉइंट आ गया, एक ऐसा स्टेज आ गया, ठीक है ना, कि अब यहाँ पे ये जो मेरे पास दूध है ये सपोज़ ये ख़त्म हो गया, ठीक है ना। चाय बनता था, लेकिन अब एक ऐसा पॉइंट आ गया कि आपके पास ये जो चाय का बनना था वो स्टॉप हो गया, चाय और नहीं बनता। क्यों? बिकॉज रिएक्टेंट्स में से एक रिएक्टेंट ख़त्म हो गया, यानी यहाँ पे जो दूध है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब और दूध नहीं है, ठीक है ना। ये क्यों ख़त्म हो गया? ये इसलिए ख़त्म हो गया कि ये इस दूसरे रिएक्टेंट यहाँ पे जो पानी है इसके बनिस्बत ये कम मकदार में मौजूद था, इसलिए ये ख़त्म हो गया। तो लिमिटिंग रीजेंट क्या होता है? वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान, जो एक प्रोसेस के दौरान पहले कंज्यूम हो जाए, पहले ख़त्म हो जाए, जल्दी ख़त्म हो जाए, उसी रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं, ठीक है ना। और उसके बनिस्बत जो दूसरा रिएक्टेंट होता है उसी को हम एक्सेस रीजन कहते हैं, जो रिएक्शन के स्टॉप होने के बाद भी मौजूद हो, रिएक्शन के दौरान भी मौजूद हो, उसी को हम फिर एक्सेस रीजन कहते हैं। तो यहाँ पे जो पानी है ये एक्सेस रीजन है क्योंकि ये अभी भी मौजूद है। तो सिंपली वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन के दौरान, जो एक प्रोसेस के दौरान पहले ख़त्म हो जाए, पहले कंज्यूम हो जाए, उसी को लिमिटिंग रीजन कहते हैं। और जो ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है, जो रिएक्शन के दौरान भी मौजूद हो इसकी क्वांटिटी, क्योंकि ज़्यादा मकदार में मौजूद होता है, उसी को एक्सेस रीजन कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डिफिनीशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं लिमिटिंग और एक्सेस रीजन के, ठीक है ना। अब मैं इसको चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि लिमिटिंग रीजन को देखिए। द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वो रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में
पहले कंज्यूम हो जाए, पहले ख़त्म हो जाए, उसी को लिमिटिंग रीजन कहते हैं। या हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी देन द अदर एंड फिनिश्ड फर्स्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड द लिमिटिंग रीजन। या वो रिएक्टेंट जो कम मकदार में मौजूद हो बनिस्बती दूसरे रिएक्टेंट के और वो पहले कंज्यूम हो जाए, पहले ख़त्म हो जाए रिएक्शन के दौरान, उसी को लिमिटिंग रीजेंट कहते हैं। या हम ये लिमिटिंग रीजन को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रिएक्टेंट विच कंट्रोल्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग रीजेंट। यानी वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है, उसके हाथ में होता है, ठीक है ना। लिमिटिंग रीजन क्या करता है, वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है उसी को भी लिमिटिंग रीजन कहते हैं। ये और डिफिनेशन है। तो अब ये किस तरह इसको कंट्रोल करता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को, तो देखिए जब तक ये दोनों रिएक्टेंट मौजूद होते हैं तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट है उनमें से जो एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर आपके पास ये प्रोडक्ट का बनना ये भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। तो जी देखिए जिससे ही ये लिमिटिंग रीजन ख़त्म हो जाता है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को। यानी प्रोडक्ट का जो बनना होता है वो लिमिटिंग रीजन पर डिपेंड करता है, एक्सेस रीजन पर डिपेंड नहीं करता। तो जब भी आप प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो, एक प्रॉब्लम आपको गिवन है और आप प्रोडक्ट को बनाना चाहते हो, तो आप हमेशा के लिए जो प्रोडक्ट है वो आप एक्सेस लिमिटिंग रीजन से फाइंड करोगे, ठीक है ना, एक्सेस से नहीं। अच्छा, इसके बरक्स एक्सेस रीजन बी के जो डिफिनेशन है वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो तकरीबन इसके अपोजिट है, तो आप ख़ुद इसको रीड कर सकते हैं। बहुत आसान डिफिनेशन मैंने लिखे हुए हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हम किस तरह लिमिटिंग रीजन को फाइंड करेंगे एक रिएक्शन में। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ ये स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स फॉलो करने से आप लिमिटिंग रीजन को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको भी आप लोगों को करवाता हूँ, लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छे जो ट्रिक्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। वो शॉर्टकट्स है जिससे आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह के लिए आपने इनको फॉलो करना है, इन स्टेप्स को। तो चलो ये देखते हैं कि किस तरह हम लिमिटिंग रीजन को फाइंड करेंगे। तो इनमें पहला जो स्टेप्स है ना वो ये है कि जब भी आपको कोई रिएक्टेंट्स का जो अमाउंट होता है, वो जो गिवन होता है, वो आपने किस में कन्वर्ट करना है, वो आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। यानी रिएक्टेंट्स है अगर वो किसी और अमाउंट में गिवन हो, अमाउंट से मुराद ये है कि आपको ये इन टर्म ऑफ मोल्स भी दे सकता है, वॉल्यूम भी दे सकता है, इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स भी आपको दे सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, उसको आप मोल्स में कन्वर्ट करें। देखिए किस तरह, अगर आपको इन टर्म ऑफ मैस गिवन है तो आप इस फार्मूले से मैस को आप मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो फार्मूला है वो है कि मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय द मोलर मैस, ये आपको पता होगा। इसी तरह अगर आपको इन टर्म गैस है और आपको उसका वॉल्यूम गिवन है तो आप ये दूसरी फार्मूले के ज़रिए उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं मोल्स में। तो आपके पास मोल इज़ इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो 22.4 डेसीमीटर क्यूब है। तो इस फार्मूले के ज़रिए आप वॉल्यूम को मोल्स में कन्वर्ट करें, या अगर इन टर्म ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन है तो आप इस फार्मूले के ज़रिए आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को मोल में कन्वर्ट कर सकते हो कि मोल्स इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, ए नंबर ऑफ़ particles divided by the Avogadro number which is 6.02 into 10 to the power 23। तो पहला स्टेप ये है कि आपने अमाउंट को मोल्स में कन्वर्ट करना है, अगर किसी और फॉर्म में दिया हो, किसी और यूनिट में दिया हो। दूसरा जो स्टेप है वो ये है कि अब क्या करें, आपने मोल्स में कन्वर्ट किया, ठीक है ना, अमाउंट को रिएक्टेंट्स की। अब आप हर एक रिएक्टेंट से क्या करें,
प्रोडक्ट को बनाए, प्रोडक्ट का आप फाइंड करें कि कितना प्रोडक्ट आपको एक रिएक्टेंट देगा। बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखते हुए उसके मुताबिक आप प्रोडक्ट फाइंड करें हर एक रिएक्टेंट से। तो आपके पास ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप, लास्ट स्टेप ये है कि जो रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट का लीस्ट मोल देता है, जो सबसे कम मोल देता है, वही रिएक्टेंट आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इन 3 स्टेप्स को अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल पर ये अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। वो एग्जाम्पल क्या है, वो ये है कि if 10 moles of hydrogen are reacted with 7 moles of oxygen to produce water, which one reactant will be the limiting reagent। ठीक है ना, एक रिएक्शन है, ठीक है ना, कि जिस और ये आपके पास रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन है कि हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वाटर बनता है। अब हमें जो गिवन है वो हाइड्रोजन का क्या है, 10 मोल्स है, और ऑक्सीजन का हमें 7 मोल्स गिवन है, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में ये है कि अब हमें ये बताए कि लिमिटिंग एजेंट कौन सा रिएक्टेंट है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, या है ही नहीं। तो देखिए, जब भी आप लिमिटिंग एजेंट को फाइंड करना चाहते हो तो सबसे पहले आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखना है, बैलेंस, ठीक है ना, बैलेंस को लिखना है। तो देखिए, अब यहाँ पे ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है रिएक्टेंट की साइड पे, प्रोडक्ट की साइड पे भी 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन है। तो मैं ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देता हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गए, ये 4 हो गए, ठीक है ना, और यहाँ पे 2 है, तो इसको भी बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो अब ये इक्वेशन जो है ना, ये बैलेंस हो गया। अब हम देखते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रीजन है। तो देखिए, पहला स्टेप जो है ना वो ऑलरेडी ये हमें मोल्स में गिवन है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो दूसरा है वो ये है स्टेप हो कि आपके पास कि आप प्रोडक्ट को फाइंड करें हर एक रिएक्टेंट से, ठीक है ना, और हम उसको इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के ज़रिए ही फाइंड करेंगे। तो देखिए, अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें ये शो करता है कि आपके पास जब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ये 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए तो आपके पास 2 मोल्स ऑफ वाटर ये बनते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं इसको उठा देता हूँ, ठीक है ना। दूसरा स्टेप ये है कि आपने इंडिविजुअली हर एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनाना है, तो मैं पहले हाइड्रोजन से बना देता हूँ। तो देखिए, ये बैलेंस केमिकल मैंने यहाँ से उठाया कि आपके पास जब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन होता है वो 2 मोल्स ऑफ वाटर बना देता है, ठीक है ना, ये बैलेंस केमिकल है। लेकिन हमें क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 मोल्स हमें गिवन है। अब हमने इन 10 मोल्स से वाटर को बनाना है। तो देखिए, ये बैलेंस केमिकल मैंने आपको पहले ही बताया ना कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर देते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम 10 मोल्स ऑफ वाटर हाइड्रोजन ले लें तो ये कितने मोल्स ऑफ वाटर हमें देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, x लिखता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं इसको क्या करता हूँ, फाइंड करता हूँ। तो अब इसके बाद आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है ना। जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो x क्रॉस 2 और 10 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास इस तरह आ जाता है। फिर यहाँ पे ये 2x इज इक्वल टू 20, ठीक है ना। यहाँ से आप x फाइंड करें तो x आपके पास बराबर हो जाता है 10 के। मतलब क्या है, मतलब ये है कि 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको कितना मोल्स ऑफ वाटर ये देंगे। तो आपके पास ये 10 मोल्स ऑफ वाटर ये आपको देंगे अगर हम 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को ले लें। अब देखिए, इसको फाइंड करने के लिए ये लॉन्ग मेथड की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली बगैर किसी इन कैलकुलेशन के आप डायरेक्टली इक्वेशन से ही कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर देते हैं। तो देखिए, मतलब 2 मोल 2 देते हैं, मतलब 2 देते हैं। अगर मैं 1 ले लूँ तो 1 कितना देगा, 1 ही देगा, ठीक है ना। 2 देता है तो 1 कितना देगा, 1 ही देगा। इस तरह अगर मैं 3 ले लूँ, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन ले लूँ तो कितना वाटर बनेगा, 3 मोल बनेगा। अगर मैं 4 ले लूँ तो 4 बनेगा। यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 10 ही बनेगा ना।
तो बग़ैर किसी कैलकुलेशन के आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया कि इस तरह होता है। तो 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना मोल देगा, 10 मोल्स ऑफ वाटर ये देंगे। अच्छा, तो ये हमने हाइड्रोजन से फाइंड किया। अब हम ऑक्सीजन से फाइंड करते हैं। तो देखिए अब ये इक्वेशन अगेन क्या शो करता है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन ये हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर ये देता है, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जब 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास 2 मोल ऑफ वाटर ये बनता है, मतलब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ वाटर बनाता है। तो देखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ वाटर बनाता है। तो देखिए 1 2 देता है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में आपको 7 मोल गिवन है, ठीक है ना। अब हमने इन 7 मोल से इसको बनाना है कि कितना ये देगा। तो 1 1 2 देता है, तो आपके पास 7 कितने देंगे, तो 7, तो आपके पास यहाँ पे x है, हमें नहीं पता, हम फाइंड करते हैं। अब इसके बाद अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x क्लास 1 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2, तो x इज इक्वल टू 14। मतलब ये है कि 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल गिव यू 14 मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो जो दूसरा स्टेप था वो भी हो गया कि आपने फाइंड करना है क्या, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से। तो मैंने हाइड्रोजन से भी फाइंड किया और ऑक्सीजन से भी फाइंड किया। अब तीसरा स्टेप क्या है, वो ये है कि आप देखें कि कौन सा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट का कम मोल देता है। तो कम मोल कौन सा देता है, अब देखें ना क्या है, हाइड्रोजन कम देता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन कम बोलता है, देखिए ना यहाँ पे 10 देता है और ऑक्सीजन जो है ना वो 14 देता है। तो सेंस हाइड्रोजन गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर, सो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रीजन। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग रीजन है वो हाइड्रोजन है, इसलिए क्योंकि ये आपको कम मोल देता है प्रोडक्ट के। तो इस तरह इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसके ज़रिए आप लिमिटिंग रीजन को फाइंड कर सकते हैं। एक बात और यहाँ पे कि आप इस कैलकुलेशन को अगर ना भी करें तो ठीक है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया ना। देखिए ना 1 मोल जो है ना वो हमें 2 मोल्स ऑफ वाटर देता है, मतलब 1 2 देता है, मतलब डबल देता है अपने अमाउंट का। यहाँ पे जब 1 मोल हो तो ये 2 देता है। अगर मैं यहाँ पे 2 मोल ले लूँ तो यहाँ पे फिर 4 मोल बनेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन ले लूँ तो फिर यहाँ पे 6 मोल ऑफ वाटर बनेगा, मतलब ये इसका डबल बनता है। तो देखिए आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। यहाँ पे 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, तो 7 कितना देगा, 14 मोल देगा। तो आसान बात, डायरेक्टली आप इस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आप लिमिटिंग रीजन को फाइंड कर सकते हैं।